Hello everyone, welcome to our part 6 and the last video of sources of business finance, types of owners funds के हम sources of business finance की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं types of owners funds का। आज लास्ट वीडियो रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, काफी इजी टॉपिक, इजी कॉन्सेप्ट, हम समझेंगे, हंसते खेलते ये वीडियो पार हो जाएगा। ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया अबाउट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। आप अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो डू गो बैक एंड वॉच ऑल आवर वीडियोस, देन कम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज हमारा लेक्चर 6 रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। तो एक वर्ड ले लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से सुनते आए होंगे, हिंदी में जिसको हम कहते हैं गुल्लक। गुल्लक वेब सीरीज आई थी ना, बड़ा अच्छा वेब सीरीज था वो भी, वही वाला गुल्लक, वही वाला, वेब सीरीज वाला नहीं, आइटम वाला गुल्लक। सबको मालूम है गुल्लक में क्या करते हैं हम लोग। लेट्स से मम्मी दिन के 10 रुपए देती थी, तो 10 रुपए को खर्चा करके, इधर उधर करके, हम लोग दिन के बचे हुए जो 2 रुपए थे उसको गुल्लक में डाल दिया करते थे। क्यों डाल दिया करते थे? जस्ट टू सेव। क्या हम बड़े होके कार खरीदना था? नहीं, हम लोग वो 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए डालते 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 उस 2 रुपए से जमा किया हुआ उस गुल्लक को भरकर हम जो पैसा निकालते थे वो हम अपने किसी फ्यूचर वेंचर में लगा देते थे। जैसे लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक पेंसिल बॉक्स पसंद आ गई, 400-500 रुपए का पेंसिल बॉक्स है। अब एक बार में तो घर में बोलेंगे नहीं भैया कि 400 रुपए का पेंसिल बॉक्स चाहिए। तो हम छोटे बच्चे क्या करते थे, छोटे बच्चे 2-2 रुपए 2-2 रुपए 2-2 रुपए करके, कभी दादाजी से ले लिए, कभी मम्मी से ले लिए, कभी पापा से ले लिए। और भगवान की अगर खुशकिस्मती रही, घर में कोई गेस्ट आ गए तो जाते वो तो 100 रुपए दे के जाएंगे, उसे भी हम गुल्लक में डाल देते थे। एक जल्दबाजी रहती थी गुल्लक में पैसे डालने के लिए। क्यों? हमारा फ्यूचर वेंचर हमारे दिमाग में है ना, हमें एक पेंसिल बॉक्स लेना है, या लेट्स से हमें एक बैट लेना है 1000-2000 रुपए का, ताकि जब हम उस पैसे को फोड़कर, उस गुल्लक को फोड़कर पैसे निकालें तो ये पैसा मेरा है, ये जो हक होता है ना, ये पैसा मेरा है। अब हम इसको बैट खरीदे, या अपने साइकिल का सीट चेंज करवाएं, या हम एक पेंसिल बॉक्स खरीदे, या हम एक फैंसी सा बैग खरीदे, ये सब मेरे ऊपर है। एक ओनरशिप आ जाती है अपने रिटेन्ड अर्निंग्स या अपने गुल्लक के पैसे के लिए, क्योंकि ये खुद का जमा किया हुआ पैसा है ना। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के टॉपिक को। सो व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? एक बड़ा अच्छा फैंसी सा डेफिनेशन है। देखो, इट सेज रिटेन्ड अर्निंग्स रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स, not distributed as dividends to the shareholders but are kept back। देखो यहां पर एक लिखा हुआ होगा plowing back of profits। कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी ने पैसा कमाया, 200 करोड़ रुपए कमा लिए, 200 करोड़। लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भैया 200 करोड़ कमाया तो क्या पूरा का पूरा बांट दें? नहीं बांटेंगे, 150 करोड़ बांटेंगे, सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़। और जो 50 करोड़ है ना, इस 50 करोड़ को साइड करो, साइड करो। क्यों? इस 50 करोड़ को हम फ्यूचर के लिए जमा करेंगे। 150 करोड़ दे देंगे, 50 करोड़ को साइड करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। इसको कहेंगे हम प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और फीचर्स जानते हैं रिटेन अर्निंग्स के बारे में। देखो भैया, पहले तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? ये कंपनी का खुद का नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी ने बांटा नहीं, खर्च नहीं किया, कंपनी ने उसको काट के साइड करके रख दिया, जमा किया, और अचानक से जब ये पैसा चेक हुआ कितना है तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो इसको कंपनी किसी अलग अलग प्रोजेक्ट में फिर इन्वेस्ट करेगी। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ना ये कहीं बाहर से लिया गया, ना कहीं उधार से लिया गया, ये खुद का पैसा है जो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से साइड किया है, जो कि ओनर्स फंड्स के अंदर गिना जाएगा। नंबर 2, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, यहां पर कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, उस पैसे पे कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू रीपे। नहीं कोई ऑब्लिगेशन है टू रीपे, मतलब कंपनी का खुद का पैसा है, वो आज दे, कल दे, साल भर बाद दे, या मत ही दे ना, क्योंकि कंपनी ने तो इसी गोल से वो बिजनेस के बाहर पैसा सरकाया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को बिजनेस में लगा देंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस में लगाती है तो थोड़ा निश्चिंत होकर सोते हैं उसके मालिक और उसके डायरेक्टर्स कि भैया घर का पैसा घर में ही इन्वेस्टेड है। ओके, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू रीपे विथ हरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल यूसेज। भैया खुद का पैसा है, यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन प्रिसाइसली कि इस पैसे का क्या करें। कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इट्स एनी बिजनेस, इन इट्स एनी वेंचर, इन इट्स न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एनीवेयर, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, नया लाइन ऑफ बिजनेस लाना चाहती है, एक्सपेंशन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है, कुछ भी,
कंपनी का खुद का पैसा है, खुद का डिसीजन है, कुछ भी कर सकती है उस पैसे के साथ, तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन यूसेज ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स। लास्ट वन हमारा आता है, देयर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स में हम लोगों ने बात किया ना, कैसे पैसे तो बहुत सारे आ जाते हैं मगर जो हमारा कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में चला जाता है। रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी को जरूरत है 1000 करोड़ की, कंपनी के पास अगर 1000 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग्स पड़े हुए हैं, उस 1000 करोड़ को कंपनी अपने फंड्स के तौर पर यूज करेगी और उसे किसी से कोई डिसीजन लेने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। खुद का पैसा, खुद का पावर, खुद का कंट्रोल। ओके, सो देयर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज वेल। हम अब बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। काफी इजी लग रहा होगा, रिटेन अर्निंग्स आर नॉट मच दैट डिफिकल्ट। इक्विटी और प्रेफरेंस जैसा ये नहीं है कि आपको समझना है, रिटेन अर्निंग्स आर क्वाइट इजी। भाई गुल्लक वाला कॉन्सेप्ट, और इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं एडवांटेजेस के साथ। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स है ये काफी चीप पड़ता है, चीप सस्ता पड़ता है। वाई? कोई प्रोस्पेक्टस नहीं, कुछ नहीं, कंपनी का पैसा है एक जगह से उठाकर कंपनी दूसरे जगह इन्वेस्ट करती है। सो देयर इज नॉट मच एक्सपेंस ऑन हैविंग द मनी इंस्टिल्ड इन आवर बिजनेस। कंपनी के अंदर पैसा लाने में खर्च नहीं करना पड़ता। नंबर 2, ये इंप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। जिस कंपनी में जितना ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ा होगा वो कंपनी उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगी, फाइनेंशियली स्टेबल होगी। वाई डू वी से सो? हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट हो गया ना, शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट हो गया ना। बिजनेस में अगर आपका ज्यादा पैसा पड़ा है जो यूज्ड नहीं है, कल को भगवान ना करे लॉस हो जाए, तो उस सिनेरियो में आपके पास इतना पैसा पड़ा है उस लॉस को कवर कर लेने के लिए, पैसे बचे ही नहीं, बहुत बड़ा लॉस हो गया, दिक्कत हो गया, अब सैलरी कैसे देंगे, पेमेंट्स कैसे करेंगे, तो भैया रिटेन अर्निंग्स बचाएगा ना आपको, ये शॉक एब्जॉर्बर वाला काम करेगा। आएगा सारे जगह से, आप अपने रिटेन अर्निंग्स को लाओ, अपने सारे पेमेंट्स कर दो, टाइमली पेमेंट्स, आपका एक शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट हो जाता है विच क्रिएट्स अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द बिजनेस। फिर आता है हमारा क्रेडिट वर्दीनेस। हमने कहा ना जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो एट सेम लाइन व्हील से जितनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसे पड़े हैं रिटेन अर्निंग्स के तौर पे, तो अल्टीमेटली कहीं पर भी आप जाओगे पैसे मांगने, अगर आप एक्सटर्नली फिर भी लेना चाहते हो पैसा, तो बाकी लोग भी देखेंगे भैया इनके पास तो इतने पैसे पहले से पड़े हुए हैं, तो कल को अगर मेरा पैसा डूब जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज का पैसा डूब जाता है, उस केस में ये कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग से हमें पैसा चुका देगी, विच मीन्स इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। फिर आता है encourages ग्रोथ, बिकॉज द कंपनी इज रिलाइंग ऑन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी अपने मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर फोकस कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स क्विक अवेलेबिलिटी। कंपनी का खुद का पैसा है, वही फिर से वही बात, वही कंपनी का पैसा एक जगह पर पड़ा है, कंपनी उस पैसे को उठाकर अपने बिजनेस के अंदर इन्फ्यूज कर देगी। क्विक अवेलेबिलिटी, कंपनी को इसके लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब कंपनी लोन लेने जाती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी को बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कंपनी को बहुत सारे चेक से गुजरना पड़ता है टू हैव अ लोन रेज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन जब कंपनी का खुद का पैसा रहेगा तो उस केस में कंपनी को सिर्फ एक जगह से पैसे उठा के ट्रांसफर करके अपने बिजनेस में लाना है। ओके, तो देयर इज क्विक अवेलेबिलिटी फॉर द कंपनी व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारा आज का लास्ट टॉपिक या टाइप्स ऑफ ओनर्स फंड्स का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जिनको भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मालूम, इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। लेट्स से आपके पास 50 रुपए हैं, ओके, 50 रुपए आपके पास पड़े हैं। नाउ यू वांट टू परचेज आइसक्रीम विद दैट ₹50। यू वांट टू परचेज आइसक्रीम विद दैट ₹50 दैट यू हैव। नाउ अब आपको ध्यान में आ रहा है, आप जब आइसक्रीम खरीदने जा रहे हो स्टोर के पास, आप देख रहे हो यार एक काउंटर के ऊपर एक जगह बर्गर भी रखा हुआ है, बर्गर भी रखा हुआ है। नाउ यू थिंक कि ये 50 रुपए से वुड आई बी मोर हैप्पी इफ आई हैव आइसक्रीम और वुड आई बी मोर हैप्पी टू हैव अ बर्गर? फिर से क्या क्वेश्चन आया, ये 50 रुपए से क्या हम आइसक्रीम खाकर ज्यादा खुश होने वाले हैं या मैं बर्गर खा के ज्यादा खुश होने वाला हूं?
ये क्वेश्चन कौन करेगा? आप, जब इसका 50 रुपए है। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपके पास ऐसे, लेट्स से अब 50 रुपए, अब इसको 5,000 रुपए कर दो, आपके पास 5,000 रुपए, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द बॉन्ड्स। आप जब उस बॉन्ड में पैसा लगाने चाह रहे हो तो अब आप सोचोगे जरूर कि यार इस 5,000 को यहां लगाने के बजाय अगर मेरे को किसी दूसरे जगह पर इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता तो क्या हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर देते? तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टू चेक फॉर द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मनी, सो दैट आप हमेशा जब अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड कर लोगे, तलाश कर लोगे, आप पैसे हमेशा बेस्ट रिटर्न्स वाले जगह पर ही लगाओगे। ओके, नाउ नंबर 2, लिमिटेड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, कंपनीज विथ लो प्रॉफिट्स और नो प्रॉफिट्स के पास तो रिटेन अर्निंग्स होगा नहीं। फिर से एक बार, रिटेन अर्निंग्स किसके पास होगा? जिसके पास रेगुलर प्रॉफिट्स है उसी के पास ना। तब तो जब जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट, जो हमने एग्जांपल लिया 200 करोड़, तो भैया 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ होके तब तो जाकर एक बड़ा चंक बन रहा है ना, तब कंपनी धीरे धीरे पैसा काट रही है। अब जिस कंपनी का प्रॉफिट ही 5 करोड़ हो रहा है, वो कंपनी, वो कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, 5 करोड़ रुपया मिला है, अब उसमें से हम साइड क्या करें और खर्चा क्या निकाले? तो इसीलिए इट इज लिमिटेड। हर कंपनी रिटेन अर्निंग्स नहीं रख सकती। वही कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है या जिसके पास एक रेगुलर प्रॉफिट्स है, वही कंपनी रिटेन अर्निंग्स रख सकती है। एक लो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिटेन अर्निंग से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होने वाला। फिर आता है हमारा मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड। इट सेज रिटेन अर्निंग्स मे बी मिसयूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। अब देखो, जब आपको खुला सांड बना के छोड़ दिया गया है एक पाइल ऑफ मनी के ऊपर, तो सोचो आपके पास कोई, मतलब जब आप पे कोई कंट्रोल नहीं है तो अब आप उस पैसे का कुछ भी करने उतर जाओगे, क्योंकि आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इस केस में अब आपको जो मन करेगा कंपनी के ओनर्स को, वो उस पैसे से वो सब करने लगेंगे, अनप्रोडक्टिव जगह पर पैसे खर्च करने लगेंगे, अनप्रोडक्टिव पर्पसेस पे। तो इस मीन्स इट लीड्स टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फिर आता है हमारा इनएफिशिएंसी रिस्क। क्या कहा गया? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल फंड्स may lead to inefficient use of resources। सेम पॉइंट, सेम चीज है, बस थोड़ा वर्ड्स अलग हैं कि वही सेम चीज की आपको जब आसानी से पैसे मिल जाएंगे ना, तो यू विल नॉट स्ट्राइव फॉर सच हार्ड, मतलब सो हार्ड, जैसा आपने बाहर से आए हुए एक्सटर्नल सोर्सेज के पैसे के लिए मेहनत किया था। अब क्योंकि ये घर का पैसा है तो यू विल बिकम कंप्लेसेंट। घर का पैसा है सर, क्या दिक्कत है, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा वैसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज के साथ देयर शुड बी ऑलवेज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। हमारा आज का लास्ट पॉइंट होने वाला है शेयर होल्डर्स का डिससैटिस्फैक्शन। व्हाई? इट सेज शेयर होल्डर्स में प्रेफर डिविडेंड्स ओवर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, जो हमने बात कही कि 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 150 करोड़ बांटा और 50 करोड़ साइड कर लिया। अगर शेयर होल्डर्स चाहते तो शेयर होल्डर्स तो ये कहते हैं ना, भैया 50 करोड़ किससे पूछ के साइड किए? 50 करोड़ के आपने वोटिंग कराया कि वी आर रेडी टू गिव यू 50 करोड़ टू कीप असाइड। मानते हैं इसी कंपनी का पैसा है जहां पर हमारा पैसा लगा है, वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन आपने पूछा क्या किसी से? नो, यू डिडंट सर। सो अगर शेयर होल्डर चाहें तो ये उनका डिससैटिस्फैक्शन शो कर सकते हैं दैट कंपनी शुडंट कीप असाइड रिटेन अर्निंग्स। पूरा पैसा रखो, पूरा पैसा शेयर होल्डर्स को बांटो। ओके, सो देयर मे बी, आई एम नॉट सेइंग देयर हैज बीन केसेस, देयर हैज बीन सम केसेस इन द हिस्ट्री, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। बट इफ पब्लिक वांट्स, पब्लिक कैन डू एनीथिंग। वो अपने कंपनी से कह सकती है कि आप शेयर होल्डर्स का पैसा रिटेन अर्निंग्स के तौर पर रोक नहीं सकते। ओके, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ओनर्स फंड्स आज यहां पर एंड होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वील बी स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ बोरोड फंड्स। जैसे आप लोग बने रहे अभी तक लेक्चर में अप टिल नाउ, आगे भी बने रहिए। वी विल बी कंप्लीटिंग सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वेरी सून। वी वुड बी अपकमिंग विद सेवरल लेक्चर्स ऑफ अदर। कीप लाइकिंग एंड लविंग आवर कंटेंट एज वी हैव बीन टिल नाउ। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और डू कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग। थैंक यू सो मच।